हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वृद्धि पर। मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि मैंने अपने 4 वीडियोस पहले से डाल दिए हैं। उन 4 वीडियोस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको ढूंढने में दिक्कतें ना हो। पहली वीडियो थी कब, कहाँ और कैसे। दूसरा प्रारंभिक समाज, प्रथम कृषक और चरवाहे, प्रथम शहर, और आज हम करेंगे प्रारंभिक राज्य। आपको ये दोनों वीडियो समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो इसीलिए मैंने प्रारंभिक समाज पार्ट 1 और प्रारंभिक समाज पार्ट 2 करके डाला हुआ है। और पहली वीडियो कब, कहाँ और कैसे ये एज इट इज़ है, ये वाला पार्ट 1 है। ठीक है, ये पार्ट 1 और ये है पार्ट 2 में। ठीक है, प्रथम शहर ये ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है, ये वीडियो अपलोडेड है। और साथ ही आज हम करेंगे प्रारंभिक राज्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक राज्य के बारे में हम शुरू करते हैं। ये देखिए प्रारंभिक राज्य में शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हमने बात की जैसे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के बारे में, वो भी एक शहरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। आगे हम देखते हैं कि नगरीय सभ्यता के नष्ट हो जाने के बाद कुछ लोगों ने आसपास के एरिया में पलायन किया, और इन एरियाज़ में पलायन करने के बाद हमें कुछ और चीज़ें अस्तित्व में आती हैं हमारे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है ऋग्वेद। जैसे सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वेद है, लेकिन ऋग्वेद के अलावा 3 और भी वेद हैं जिनके बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब हम ये देखते हैं कि ऋग्वेद इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और हम यहाँ पर ऋग्वेद को क्यों पढ़ रहे हैं। रीज़न है, सबसे पहली बात, ये सबसे बहुत पुराना वेद है। तकरीबन 3500 साल पहले इसकी रचना की गई। इसमें हज़ारों से भी ज़्यादा सूक्त हैं। सूक्त का मतलब होता है जिसको हम अच्छी तरह से बोलते हैं, यानी इसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया, उसको हम बोलते हैं सूक्त। साथ ही साथ इन्हीं सूक्त में देवी देवताओं की प्रार्थनाओं का उल्लेख है, जिसमें जो भक्त हैं वो देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं, या जनता देवी देवताओं से प्रार्थना करती है। आगे हम देखते हैं कि 1000 से भी ज़्यादा सूक्त हैं, इसमें देवी देवताओं की प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ 3 देवता यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, ये 3 लिखा हुआ है। 3 देवता यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें अग्नि, इंद्र और सोम है। अग्नि देवता आग के देवता माने जाते हैं, इंद्र युद्ध के देवता माने जाते हैं, और सोम जो हैं वो खास तरीके का पेय होता है, और ये पौधे से बनता है। पेय मतलब एक ड्रिंक है, एक तरीके का पेय पदार्थ है, तो सोम देवता माने जाते हैं। साथ ही साथ इस समय की जो भाषा थी, यानी वेदों को लिखी जाने वाली की जो भाषा थी, वो भाषा थी बेसिकली संस्कृत भाषा। आगे हम देखते हैं कि इस समय में छपाई का काम नहीं होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 मार्क्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही देखें यहाँ पर जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के जो सूक्त हैं जिनका संवाद ऋषि विश्वामित्र ने किया है, और उसमें ज़्यादातर व्यास और सतलुज नदियों का वर्णन किया गया है। व्यास और सतलुज नदियों के बारे में है, और अन्य नदियाँ भी हैं जिनमें सरस्वती और सिंध का जिक्र है। सरस्वती और सिंधु नदियों का जिक्र है, लेकिन गंगा और यमुना नदी के बारे में सिर्फ एक ही बार इसका वर्णन किया गया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, संस्कृत भाषा जो है उसे भाषा परिवार कहा जाता है। संस्कृत भाषा जो है भाषा परिवार कहा जा रहा है। कैसे कहा जा रहा है भाषा परिवार? यहाँ पर यूरोप और भारत की भाषा को मिलाकर ये कहा गया कि भाई संस्कृत भाषा जो है वो एक भाषा परिवार में है, भाषा परिवार में शामिल है। जैसे उदाहरण के लिए मानते हैं कि माँ, मात्र और मदर, ये जो सारे शब्द हैं ये बड़े सिमिलर से इनकी साउंड सिमिलर समझ में आती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन सभी का जो साउंड है वो कहीं ना कहीं एक जैसी है। तो इसी कारण इसे भाषा परिवार में शामिल किया गया है। ये भाषा परिवार का अभिन्न अंग है। आगे हम देखते हैं पूर्वोत्तर भारत, द्रविड़ भारत और एस्ट्रो एशियाटिक। पूर्वोत्तर भारत किसे कहा जाता था? बेसिकली तिब्बत, बर्मा तक के एरिया को पूर्वोत्तर भारत का दर्जा दिया जाता था। द्रविड़ भाषा क्या होती थी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये कही जाती थी द्रविड़ भाषा। इन सबको समझें, ये 1 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। साथ ही झारखंड, मध्य प्रदेश, ये कौन सा एरिया था? इसको कहा जाता था एस्ट्रो एशियाटिक। इस एरिया को कहा जाता था एस्ट्रो एशियाटिक। आगे चलते हैं, लोगों के जीवन में भी बहुत सारे बदलाव आए। जैसे सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था सरदार, यानी एक और नई उपाधि बनी, एक और नया एक वर्ग समझ में आया है, जो वर्ग कहलाता था सरदार वर्ग।
ये सरदार वर्ग, इनका काम होता था, ये लड़ाइयाँ करते थे। लड़ाइयाँ बेसिकली 3 वजहों से होती थी। मवेशी यानी जानवरों की वजह से, उनके लिए चारागाहों की वजह से और पानी की वजह से। देखें तो पानी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकता में शामिल है। साथ ही जो मवेशी हैं, मवेशियों की वजह से चारागाह की ज़रूरत होती है, और मवेशी होने से जो कृषि है या समाज में थोड़ा सा और जो हमारी ज़रूरतें होती हैं उनको मवेशी पूरा कर देते हैं, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ढोना और भी बहुत सारे काम। इसके अलावा जो सरदार होते थे उनका एक काम होता था युद्ध करना। युद्ध से धन प्राप्त होता था, और जो धन प्राप्त होता था उसके 3 हिस्से लगाए जाते थे। पहला हिस्सा लोगों में बांट दिया जाता था, भाई जनता है उसमें बांट दिया जाता था। दूसरा हिस्सा पुरोहित में। अब यहाँ पे देखो पुरोहित वाला वर्ग कितना इम्पोर्टेंट है। पुरोहित यानी ये वाला, अभी ये जो एक पद है ये अभी से यहाँ पर स्थापित हो चुका है। इसके अलावा कुछ एक भाग वो खुद भी अपने पास रखता था। सरदार जो है वो एक भाग खुद भी अपने पास रखता था। क्यों रखता था? क्योंकि वो भी अपने पास सेना रखता था। ध्यान रखें, सेना स्थायी नहीं होती थी, सेना स्थायी नहीं थी, लेकिन फिर भी लड़ाई में सेना की तो ज़रूरत होती है, इसलिए वो सेनाओं के लिए और अन्य ज़रूरतों के लिए स्वयं के पास भी धन का भाग रखता था। साथ ही साथ पद जो था वो स्थायी नहीं था, और जनता अपना सरदार चुनती थी। यानी कैसी ये जो सभा है या जो ये वर्ग है ये किस प्रकार का हो गया? जनता का शासन हो गया, यानी कहीं ना कहीं लोकतंत्र का शासन है, जनता अपना सरदार चुनती थी। आगे हम देखते हैं समाज जो था, जो ये बड़े बड़े जो पद हैं ये 2 तरीके थे। एक तो पुरोहित का पद था, सबसे बड़ा सबसे उच्च पद यहाँ पे पुरोहित है, और साथ ही साथ सबसे उच्च पद राजा का पद है। लेकिन राजा का पद जो है वो पैतृक नहीं था। आगे हम देखते हैं 2 नाम हैं, विभिन्न विभिन्न से नाम हैं, वो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। ये 2 नाम कौन से हैं? इनमें से एक नाम है जन और दूसरा नाम है विश। एक नाम है जन और दूसरा है विश। जन का मतलब यहाँ पर जनता से है, जन का मतलब यहाँ पर जनता से है, और विश का मतलब वैश्यव से है। ध्यान रखें, वैश्यव कौन होते थे आपको मालूम है? वैश्यव जो वैश्व लोग होते थे वो बेसिकली व्यापारी या उस समय का बुद्धिजीवी वर्ग, या वो वर्ग जो इधर से उधर दूर तक व्यापार करते थे, यानी वाणिज्य से संबंधित जो वर्ग थे उन्हें वैश्व वर्ग कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, इस समय में जो प्रार्थना है, प्रार्थना समझते हैं, सूक्त प्रार्थना, जो प्रार्थना की रचना करते थे वो स्वयं को आर्य कहते थे। जो प्रार्थना करते थे, प्रार्थना की रचना करते थे, वो खुद को आर्य कहलाते थे। साथ ही साथ इसके जो विपरीत, मतलब जो इसकी रचना नहीं करते थे, जो बाहर के थे, उन्हें दस्यु कहा जाता था। ये दस्यु कौन होते थे? ये दस्यु वो लोग होते थे जो बेसिकली प्रार्थना की रचना नहीं करते थे, उन्हें दस्यु कहा जाता था। बाद में हम देखते हैं कि ये जो दस्यु है ये दास के लिए, दस्यु को दास माना गया, यानी वो वर्ग जो दास थे, जिनको युद्ध के दौरान बंदी बनाया जाता था, तो वो दास कहलाते थे, इसलिए उन्हें दस्यु कहा जाने लगा। आगे आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर सामाजिक असमानताएं भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। किस किस प्रकार की सामाजिक असमानताएं थी? सामाजिक असमानताएं थी वो हम यहाँ पर कब्र के आधार पर, जो उनकी डेड बॉडी को जो दफनाया जाता था उनके आधार पर हम देखते हैं कि भाई किस प्रकार की सामाजिक असमानता वहाँ रही होगी। हड़प्पा सभ्यता में हम ये देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में एक कब्र प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता में एक कब्र प्राप्त हुई है, और इस कब्र में काले रंग की मिट्टी, काले और लाल रंग की मिट्टी के बर्तन हैं। ये हमेशा ध्यान रखें, काले लाल रंग की मिट्टी, ये मृदभांड बनाए जाते थे। साथ ही लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल और सोने के गहने, यानी इस कब्र में इतना सारा सामान दिखाई दिया, मतलब ढूंढने पर हमें पता चला। साथ ही ब्रह्मगिरी नामक एक स्थान है। कौन सा स्थान है? ब्रह्मगिरी नामक एक स्थान है, और ये जो स्थान है इस स्थान पर 2 कब्र पाई गई, और इन दोनों कब्रों में अलग अलग चीज़ें रहीं। जैसे एक कब्र में तकरीबन 33 सोने के मनके प्राप्त हुए हैं, एक कब्र में 33 सोने के मनके प्राप्त हुए हैं, और उसी के दूसरी तरफ एक और कब्र प्राप्त हुई जिसमें सिर्फ मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। इस आधार पर ये पता चलता है कि शायद उस समय के लोगों का जो सामाजिक स्तर था, सामाजिक स्टेटस था, वो भी अलग अलग था। शायद ये कोई अमीर वर्ग होगा जहाँ 33 सोने के मनके रखे जाते होंगे। साथ ही
दूसरा जो वर्ग था वो मिट्टी के बर्तन अपने पास मतलब उसके दफनाए गए, उसकी उसकी जो बॉडी थी वहाँ जो दफनाया गया था उसे, तो उसके साथ मिट्टी के बर्तन रख दिए, शायद उनके पास इससे ज़्यादा नहीं कुछ होगा। आगे हम देखते हैं, आगे है कब्र, एक और कब्र। ये कब्र कैसी है? ये थोड़ी सी अलग है, ये आम कब्रों से थोड़ी सी अलग है ये कब्र। ऐसा क्यों है उसके बारे में समझें। ये जो कब्र है इसमें एक साथ 3 कंकाल पाए गए, यानी 1, 2 से अधिक कंकाल पाए गए। एक और भी चीज़ है, इनाम गांव। इनाम गांव इतना फेमस क्यों है? क्योंकि इनाम गांव में किसी भी कोई भी वयस्क अगर बच्चा है, कोई वयस्क इंसान है, वयस्क का मतलब यंग एज का अगर कोई इंसान है, तो उसे सीधा दफनाते थे और बेसिकली बाकी की डेड बॉडीज़ को उत्तर की तरफ दफनाते थे। आगे मैं ये बता देती हूँ ये क्या है जो मैंने चित्र बनाया है। ये है महापाषाण का चित्र। महापाषाण क्या थे? महापाषाण का मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थरों के मानो एक कब्रगाह से बनाए गए हों, और इन कब्रगाह के ऊपर एक ढक्कन सा लगाया जाता था जिसे पोर्ट हॉल कहा जाता था। पोर्ट हॉल, और इसे मतलब इस पोर्ट हॉल को खोला जाता था और फिर डेड बॉडी को इसके अंदर डाल दिया जाता था। तो हर बार मतलब ये एक एक तरह से देखा जाए यहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज़ पाई गई, इसी को महापाषाण कहा गया। और इसके ऊपरी इस जो दरवाजे का जो हिस्सा है उसको शिष्ट कहा जाता था, शायद 1 नंबर में पूछा जाए तो इसलिए ध्यान रखें, इसी को महापाषाण कहा जाता है क्योंकि चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे और बीच में जहाँ से डेड बॉडी को अंदर डाला जाता था, तो वहाँ पर उस डेड बॉडी को अंदर रखने का जो बेसिकली स्थान था जहाँ से डेड बॉडी को अंदर रखा जा सकता था, उसे पोर्ट हॉल कहा जाता था। तो यहाँ पर शायद आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही ये इनाम गांव का जिक्र हमने पहले कर दिया है, अच्छे से आपको दिख रहा होगा, लिखने में आसानी होगी, इसीलिए मैं अब ग्रीन मार्कर का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है उसमें। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और थोड़ा सा इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आगे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो शव हैं जिन्हें दफनाया गया इस तरह के महापाषाण में, तो कुछ ऐसे शव थे जिन्हें यहाँ दफनाया गया। वो कैसे थे? उन शवों के पैर मुड़े हुए थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान से देखें, ये बात हो रही है इनाम गांव की। इनाम गांव में एक ऐसी भी जगह थी जहाँ पे चारों तरफ तो कमरे बने हुए थे, यानी ये घर था और इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे, ये चारों तरफ कमरे बने हुए थे और बीच में एक आंगन था और आंगन में शव दफनाया हुआ था, और ये जो दफनाया गया शव था इसके पैर वगैरह मुड़े हुए थे। तो हमें इस तरह से एक सामाजिक भिन्नता दिखाई देती है, और ये सामाजिक भिन्नता हमें, क्योंकि वहाँ के कोई लिखित साक्ष्य तो है ही नहीं, तो इसीलिए वहाँ की सामाजिक भिन्नताओं को हम कब्रों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, वहाँ की चीज़ों के माध्यम से, घरों में या घरों के आसपास मिली हुई चीज़ों के माध्यम से, वहाँ की खुदाई के माध्यम से इनके बारे में जानकारी हासिल हो रही है। आगे हम किन्हीं और चीज़ को देखते हैं, और आगे की जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार की हैं। आगे और भी कुछ बदलाव आते हैं और बड़े ही ड्रास्टिक बदलाव आते हैं। किस तरीके के बदलाव हैं, चलिए देखते हैं। आगे हम बात करते हैं बड़े बदलाव यानी वर्ण व्यवस्था के बारे में। अभी ये बदलाव कैसे रहे, वही धीरे धीरे बदलाव आए। हमने वेदों के बारे में पढ़ा, सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ा। अब वेदों के साथ साथ शुरू होती है वर्ण की व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये चीज़ें लगभग 3000 साल पहले की हैं। आज से लगभग 3000 साल पहले जो राजा जो होता था, राजा का स्वरूप अस्तित्व में आया। इससे पहले अभी हमने क्या पढ़ा, इससे पहले हमने पढ़ा सरदार का स्वरूप। किसका स्वरूप? जो सरदार होते थे, जो अपने वर्ग के लिए युद्ध करते थे, जो अपने लोगों के लिए लड़ाइयाँ करते थे, युद्ध करते थे, ताकि और युद्ध से प्राप्त जो भी उनको चीज़ें प्राप्त होती थी वो उसे बांट देते थे। यहाँ तक पढ़ा। अब हम देखते हैं तकरीबन 3000 साल पहले बड़े बदलाव आए, जिनमें वर्ण व्यवस्था एक बदलाव था और साथ ही साथ राजा का स्वरूप। अब यहाँ पर राजा का स्वरूप दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? राजा का स्वरूप दिखाई देता है क्योंकि उस समय में अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे। जैसा कि हम जानते हैं, अश्वमेध यज्ञ बहुत बड़े लेवल के होने वाले यज्ञ हैं जिसमें घोड़ा छोड़ दिया जाता है और
अगर कोई भी उस घोड़े को ना रोके तो इसका मतलब वो राजा की अधीनता को स्वीकार करता है। राजा को इसके बाद जब घोड़ा पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाता है तो वो राजा विश्व विजयी होने का एक प्रमाण प्रदर्शित करता है और साथ ही साथ वो एक बड़े लेवल का यज्ञ करता है। तो अश्वमेध यज्ञ तो आपको पता ही होगा। साथ ही साथ क्या हुआ कि अब ग्रंथ जो बेसिकली हमारे ग्रंथ हैं, पहले वेद लिखे गए जो ग्रंथ हैं, इस ग्रंथ में हम देखते हैं ये उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं, मतलब उत्तर वैदिक काल के उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं जिसमें और ज़्यादा बदलाव हमें देखने को मिले, जैसे कि वर्ण व्यवस्था देखने को मिली। और ये जो उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं ये ऋग्वेद के बाद के ग्रंथ हैं। ये तो आपको पता ही है लेकिन थोड़ा सा कॉन्टिन्यूटी में याद रहता है। ग्रंथ लिखे जाने लगे और ये बेसिकली उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। ये ग्रंथ ऋग्वेद के बाद में लिखे गए। अब जो समाज था वो समाज का बंटवारा हमें देखने को मिलता है, बहुत बड़े लेवल पर समाज बट रहा था। इस समाज में सबसे ज़्यादा अहम पुरोहित था, लेकिन और भी थोड़ा इलेबोरेट करके बताते हैं। ये जो समाज था इसमें पुरोहित की बड़ी इंपॉर्टेंस थी। देखा जाए तो समाज 4 भागों में विभाजित था। पहला था ब्राह्मण, ठीक है, दूसरा था क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। 4 भागों में समाज का विभाजन हो चुका था। और इस उत्तर वैदिक समय में जन्म के आधार पर वर्ण बन गए थे, जन्म के आधार पर वर्ण तैयार हो गए थे, यानी किसका क्या वर्ण है वो उसके जन्म के आधार पर है। पहले ऐसा नहीं था, जैसे हमने पहले वाले में जाना कि जो सरदार हुआ करते थे वो सरदार उन्हें जनता चुनती थी। ये ज़रूरी नहीं कि सरदार का बेटा भी सरदार बने। आगे देखते हैं जो वैश्य होते थे। अब देखो वैश्य का यहाँ पे जन और विष पढ़ा था पहले, तो यहाँ पे जो वैश्य हैं वो वैश्य तीन प्रकार के हैं, उसे समझें। ये बड़े कृषक, पशुपालक, व्यापारी, ये क्या है, ये वैश्य हैं, जिसको विष कहा गया है। पहले वाले पेजेस में हमने देखा, इसलिए आपको समझने में आसानी बनी रहेगी, क्योंकि 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है जनरली। आगे हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो सरदार हैं कबीले में रह रहे हैं, अभी वो धीरे धीरे जनपद का भाग बन रहे हैं, यानी लोग बढ़ रहे हैं। राजा का अस्तित्व समझ में आ रहा है, राजा का अस्तित्व दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अब लोग जो थे वो जनपदों में निवास करने लगे। लोगों ने जनपदों में निवास करना शुरू कर दिया। लोगों ने जनपदों में निवास करना शुरू कर दिया। आगे हम देखते हैं कुछ खुदाइयाँ हुई जो पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा खुदाई की गई। ये बेसिकली खुदाई मेरठ में हुई। मेरठ का एक एरिया है जिसका नाम है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में एटा, अतरंजी खेड़ा, ये सब देखो स्थानों के नाम है। मेरठ हस्तिनापुर, एटा, मेरठ में हस्तिनापुर और एटा का क्षेत्र जिसको बोलते हैं अतरंजी खेड़ा, दोनों अलग अलग जगह हैं। मेरठ में हस्तिनापुर और एटा में अतरंजी खेड़ा, यहाँ पर खुदाई हुई। और साथ ही साथ धूसर लाल रंग के बर्तन पाए गए। ये चित्रित धूसर पात्र हैं, इनको डिज़ाइन किया गया है, ये इन पर पेंट किया गया है। ये चित्रित पात्र हैं, चित्र बनाए गए हैं। और ये जो चित्र हैं वो ज्यामितीय आकार के हैं। ज्यामितीय आकार मतलब लाइनें खींची गई हैं, इस पर ज्यामितीय आकृतियाँ इसमें बनी हुई हैं, लाइनें खींची गई हैं, एक ज्यामितीय आकार बनाया गया है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कई बार बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाते, तो ईजी क्वेश्चंस भी हाथ से चले जाते हैं। आगे ध्यान से समझें इसे। अब ध्यान से समझें, जनपद, यहाँ तक जनपद थे, इधर तक हमने देखा जनपद है। अब जो जनपद है वो धीरे धीरे महाजनपदों में परिवर्तित होने लगे, यानी जनपदों का आकार और बढ़ गया, और बढ़ जाने के बाद वो महाजनपदों में कन्वर्ट होने लगे। और ये समय रहा तकरीबन 2500 साल पहले का, तकरीबन 2500 साल पहले का ये समय रहा। और इस समय में महाजनपदों में, क्योंकि अब महाजनपद का क्षेत्र बड़ा हो गया, ये जनपदों से बड़े क्षेत्र में आ गए, यानी कई जनपद को मिलाकर शायद महाजनपद बने होंगे। तो इसी तरह से इन महाजनपदों में एक से अधिक राजधानियाँ होती थी, यानी महाजनपदों की एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा राजधानियाँ होती थी, क्योंकि अब उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजधानियों को ज़्यादा किया गया।
यानी वहाँ पे अपने विश्वसनीय लोगों को रखा गया ताकि वहाँ का नियंत्रण अच्छे से हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एक किला बनाया है, इस किले को देखो ध्यान से। किले का निर्माण किया जाने लगा, इससे पहले हमने कहीं भी किले का निर्माण नहीं देखा है। महाजनपदों के समय में एक से अधिक राजधानियाँ भी होती थी और साथ ही किले का भी निर्माण किया जाता था। ये जो किले का निर्माण होता था, इसके आसपास में चारों तरफ एक बाउंड्री की जाती थी। ये बाउंड्री, इसमें मतलब दीवारें होती थी, बाउंड्री इन द सेंस चारों तरफ दीवारें बनाई जाती थी और ये दीवारें मजबूत ईंटों की होती थी जिन्हें मजदूर बनाते थे। अब ध्यान से सुने सर कि ईंटें मजदूर इन्हें बनाते थे, यानी मजदूरों को वेतन दिया जाता होगा या कुछ तो है जो वेजेस में उन्हें दिया जाता होगा। साथ ही इनकी निगरानी करने के लिए सिपाही भी रखने पड़े होंगे। साथ ही साथ जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सिपाही रखने पड़ रहे हैं, तो सिपाहियों को सैलरी दी जाएगी, यानी वेतन दिया जाएगा। और वेतन कहाँ से आएगा? वेतन आएगा शिकारियों से। जो शिकारी हैं, जो जंगल से संबंधित हैं, वो अपनी वस्तु से संबंधित कोई कर राजा को देंगे। दूसरा, व्यापारी, जो व्यापार के दौरान जो सामान को खरीद और बिक्री की जा रही है, व्यापारियों के द्वारा जो सामान को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो उनमें जो भी लाभ प्राप्त हो रहा है उसका कुछ हिस्सा या तो सामान दें या कुछ हिस्सा राजा को दें। साथ ही साथ पशुपालक, अगर कोई पशुपालक है वो कर नहीं दे सकता है तो वो जानवरों से संबंधित कोई कर दे। तो इस तरीके से जो कर होते थे उसका 1/6 भाग लिया जाता था और ये 1/6 भाग कृषकों के लिए और कारीगरों के लिए होता था। बाकी अन्यों से अन्य प्रकार के कर लिए जाते थे ताकि इतना बड़ा जो मैनेजमेंट है उसको कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कृषि में भी कुछ परिवर्तन आए। अब कृषि में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? कृषि में ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, जैसे लोहे के फाल। पहले लोहे के फाल का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन अभी लोहे के फाल का इस्तेमाल है। धीरे धीरे धान को रोपण करना शुरू, पहले धान को के बीज डाल दिए और धान उगना शुरू हो गया, तो उसकी फसल ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी। तो धीरे धीरे धान को रोपण करना, यानी धान के पौधे जब थोड़े से बड़े हो जाएं उनको दोबारा से लगाना, जिससे धान की खेती अच्छी होने लगी, अनाज ज़्यादा होने लगा। तो कृषि में भी यहाँ पर कुछ परिवर्तन आना शुरू हुए और जब परिवर्तन आए तो एक जनपद बना। और ये जनपद कौन सा बना? ये जनपद था मगध। अब आप ध्यान से सुने, जो महाजनपद था उसमें किस प्रकार के चेंजेस आए और जनपद किस प्रकार का था। तो सबसे पहले हम एक जनपद नहीं, हम यहाँ पर 2 जनपद को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर समझें आप ध्यान से, ये जनपद था मगध। मगध बहुत शक्तिशाली जनपद था। क्यों था? क्योंकि ये गंगा और सोन नदी के किनारे था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे पनपती हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, ये जनपद प्रभावशाली इसलिए भी था क्योंकि ये जंगल के पास में था। यहाँ पे जंगल भी थे, जंगल से संबंधित चीज़ें आती थी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के सैनिकों में, सेना में प्रशिक्षित हाथी शामिल होते थे। और शायद यही वजह थी कि बड़े बड़े विदेशी आक्रमणकारी भी उस समय यहाँ पर आक्रमण नहीं कर सके। इसके अलावा मगध के पास लौह अयस्क की खदानें थीं, इसीलिए इनके पास लोहे के औजार भी हुआ करते थे। तो वो बहुत मजबूत औजार थे और साथ ही साथ हाथियों को प्रशिक्षित किया जाता था जो सेना में शामिल थे। गंगा सोन नदी का किनारा ही था, तो यहाँ पे ज़मीन भी बहुत उपजाऊ थी। इस वजह से ये जो जनपद था वो बहुत शक्तिशाली जनपद रहा। साथ ही साथ थोड़ा सा यहाँ पे वंशों को देखें, थोड़ा सा इस वंश के राजाओं के बारे में जाने, तो यहाँ पर जो सबसे मतलब एक महान राजा था उसका नाम था बिम्बिसार, जो मगध का सबसे महान राजा था। महान राजा तो खैर सभी थे, लेकिन जो बिम्बिसार था उसने इसकी नींव रखी। उसका पुत्र अजातशत्रु उसका पुत्र था। फिर बाद में महापद्म नंद सबसे महत्वपूर्ण इसलिए रहा क्योंकि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर और पश्चिम तक फैला दिया था। यानी ये सभी राजा अपने अपने समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, जिसकी वजह से मगध का जो साम्राज्य था वो विस्तार हुआ। हालांकि इनकी इंटरनल कंडीशंस कुछ और थी। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की। ये आगे SSC वगैरह के एग्ज़ाम्स के लिए हैं, इतना डीप में हम नहीं जा रहे हैं। जो हमारे चैप्टर्स में हैं, जो हमारे
क्या कहते हैं, जो हमें सिलेबस में दिया हुआ है हम सिर्फ उसी एरिया को टच कर रहे हैं ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आ सकें। तो यहाँ पर आप देखें जैसा कि ऑलरेडी गिवन है कि महापद्म नंद ये एक महान राजा इसलिए भी था क्योंकि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर और पश्चिम एरिया तक फैला दिया था। आगे हम देखते हैं कि मैसेडोनिया का तो नाम सुना होगा, सीरियल भी आता था इसका। मैसेडोनिया का शासक था सिकंदर महान सिकंदर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट राजा था अपने समय में, बहुत एरिया को इसने कैप्चर कर लिया था, भारत की तरफ भी बढ़ा था। लेकिन भारत की तरफ बढ़ते बढ़ते जैसे ही ये व्यास नदी इसने क्रॉस किया, यहाँ पर कई नदियाँ हैं, वो आपने एक बार अगर आप और ज़्यादा डीप स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि झेलम, चिनाब, सिंध, इस तरीके की 5 नदियाँ यहाँ बहती हैं। तो जैसे ही धीरे धीरे करके नदियों को क्रॉस करता हुआ ये मैसेडोनिया का शासक सिकंदर अपनी बड़ी सेना के साथ जब आगे बढ़ रहा था सॉरी, तो व्यास नदी को क्रॉस करने के बाद इसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। उसने कहा इसकी सेना आगे नहीं बढ़ना चाह रही थी। उसके बारे में भी रीज़न अगर हम आगे की क्लासेस करेंगे तो बताएंगे क्या रीज़न रहा कि आगे नहीं बढ़ा। तो व्यास नदी से आगे इस मैसेडोनिया के शासक सिकंदर की सेनाएं आगे नहीं बढ़ी क्योंकि उन्हें डर था कि यहाँ का जो शासक है उसके पास बड़ी सेना है, उसके सेना में हाथी हैं। तो हाथी भी एक सबसे बड़ी वजह थी कि यहाँ पे कोई भी दुश्मन, कोई भी आक्रमणकारी इस पर आक्रमण नहीं करता था। दूसरा सबसे बड़ा जनपद हम समझते हैं, दूसरा सबसे बड़ा जो जनपद है यहाँ पर उसका नाम है वज्जी। सॉरी, वज्जी का नाम सुना होगा। वज्जी की राजधानी थी वैशाली। ये बेसिकली कहाँ पर है, ये है बिहार में। अब ये जो वज्जी था ये इम्पोर्टेंट क्यों था, क्योंकि ये गण संघ से संबंधित था। गण संघ का मतलब क्या होता है, गण संघ का मतलब होता है राजाओं का समूह। यानी यहाँ पर बहुत सारे राजा थे, राजाओं का समूह था, यहाँ पे बहुत सारे राजा थे और इसी गण और संघ से संबंधित थे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। ये इसी गण संघ से संबंधित थे, ये इसी से संबंधित थे। यानी ये वज्जी इतना इम्पोर्टेंट क्यों रहा, ये जनपद इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, क्योंकि यहाँ पर राजाओं का समूह था जो शासन करता था। आगे चल के हम ये देखते हैं कि दीर्घ निकाय ये भी वज्जी में ही लिखा गया था, इसी जनपद के समय काल में लिखा गया था। ये एक दीर्घ निकाय है, पुस्तक का नाम है भाई, ये एक पुस्तक है दीर्घ निकाय और इसमें महात्मा बुद्ध के द्वारा व्याख्यानों को लिखा गया है। यानी जो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो व्याख्यान किए गए हैं, जिन कहानियों के बारे में बताया गया है, तो उन सभी चीज़ों का जिक्र दीर्घ निकाय में किया गया है, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इस टॉपिक को फिनिश करने की कोशिश की है भाई। यहाँ तक ये टॉपिक हो जाता है, आगे हम और भी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, अगर आपको ये समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप मेरे इस इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसे 2 से 3 बार थोड़ा सा पढ़ें। ये मेरी पहली वीडियो है जो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक को हम कवर कर रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो गया है। कोई नहीं, आगे की वीडियोज़ को कोशिश करेंगे वो कम में ही निपट जाएँ। लेकिन क्या करें, इतना शॉर्ट भी नहीं पढ़ाया जाता, बहुत जल्दी नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर हम टॉपिक को कवर नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर, जो भी इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मतलब एक ब्लैंकनेस सा रह जाता है कि अब इसके बाद क्या है। तो चैप्टर्स समझना या कंसेप्ट को समझना या नोट्स को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए सारी चीज़ों को लेकर समझाने में आसानी बनी रहती है। तो अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार इसको एक बार देख लेंगे ना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बस मुझे यहीं पर विराम देना है भाई, और नमस्कार।